ख्वाहिशों के फूल झोली में नहीं गिरा करते, वक्त की शाखाओं को हिलाना होगा। अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना। मैं बच्चे को 3 कैटेगरी में डालती हूँ, IQ, CQ एंड EQ। क्या AI से HR की भी फील्ड में नौकरियां जाने वाली हैं? जो कि मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। HR हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स रोल नाउ। सिंगल पर्सन फाउंडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सक्सेशन प्लानिंग क्या होगी। कितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग सक्सेशन प्लानिंग पे ध्यान नहीं देती। एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए HR जैसा ही ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस क्या हो सकता है? कितना कुछ बदल गया है। 40% ऑफ जो काम जो बेसिक HR जो करता था वो AI ने रिप्लेस कर दिया। AI इज वेरी गुड इफ यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। 17 साल से 27 साल की एक ऐसी आयु होती है जहां इन भूले भटके राहों में हम मंजिल को समझने में ही अपना समय निकाल देते हैं। किसी भी फील्ड की जो डिग्री होती है ना, वो आपको एंट्री पॉइंट कॉर्पोरेट पर आपका जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो आपका कैरेक्टर दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन और आप देख रहे हैं मार्क्सअप का कार्यक्रम प्रगति पथ, आवाजें जो दिशा देती हैं। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अनुभा वालिया, जो भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक बहुत ही जानी मानी L&D एंड TQM प्रोफेशनल हैं। HR के फील्ड में ये बहुत स्पेसिफिक रोल होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डॉक्टर वालिया एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड लीडरशिप कोच हैं। इन्हें हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स के HR वर्ल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ISTD की दिल्ली चैप्टर की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अभी ये नेशनल काउंसिल के मेंबर भी हैं। इन्होंने प्रिज्म मेथोडोलॉजी ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट का एक प्रोसेस बनाया, जिसे इन्होंने पेटेंट भी करवाया है। प्रिज्म फिलॉसफी के नाम से इनकी एक संस्था है और इस फील्ड में इन्हें कुछ 28 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है। इन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, कई देशों में इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स किए हैं। इनके इस अपार अनुभव से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप HR एंथुसियास्ट हैं या इस फील्ड में काम करते हैं, इस फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस एपिसोड में। डॉक्टर वालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। शुक्रिया शुक्रिया। मैं कई बार फ्रेशर्स को जब इंटरव्यू लेता हूं तो मुझे लगता है कि उनको रिक्रूटमेंट का रोल मिल गया तो उनको लगता है कि वो एक सक्सेसफुल HR हो गए। क्या ये वाकई इतना आसान है? एक्चुअली नहीं। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है HR, बट नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी रिसेंटली कोविड के बाद 79% HR के साथ जब रिसर्च की गई, सो 2022 में, सो 79 पीपल ऑफ द HR सेड दैट HR हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स रोल नाउ। सो पहले जो एक पर्सनल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता था, मैंने अपने लाइफ में जो चेंज होते हुए देखा है कि एक पर्सनल मैनेजर से ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर की जो जर्नी है वो बहुत बदल चुकी है। सो आसान कुछ नहीं है, बल्कि आप नए लोगों से मिलते हैं और उनको रिक्रूट करना और ये चेक करना कि क्या वो आपके कंपनी के साथ अलाइन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ एक ये बताएं कि मैं इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी कंपनी, 10 12 15 लोगों की कंपनी में एक HR का रोल और एक बहुत ही बड़े स्केल की कंपनी से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या इंडियन रेलवेज या किसी भी PSU, तो इन दोनों में हेड ऑफ HR के स्केल पे देखें तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो 10-15 लोग की जो कंपनी होगी उसमें आप बहुत बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट इंटरव्यू। लेकिन यही अगर आप बड़ी कंपनी में अगर जाएंगे जहाँ पे 1 लाख प्लस लोग काम कर रहे हैं, चाहे आप वो इन्फोसिस ले लीजिए, TCS ले लीजिए, कोई भी महारत्ना कंपनी ले लीजिए या मिनी महारत्ना कंपनी ले लीजिए, जहाँ पे करीब मिनिमम 1 लाख से 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो कि ऑन रोल भी है, ऑफ रोल्स भी हैं, वहाँ पे HR का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सो उसमें हम
रिक्रूटमेंट ना कह के टैलेंट एक्विजिशन की बात करते हैं। टैलेंट स्ट्रैटेजी पूरी बनती है कि कौन आएगा, कैसे रखा जाएगा, उनको डेवलप कैसे किया जाएगा, सक्सेशन प्लानिंग आ जाती है, करियर प्रोग्रेशन आ जाता है। फिर जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, बड़े अच्छे से हम लोग को मार्क्स मिलते थे, ग्रेड्स मिलते थे। सो हम लोग को हमारी परफॉर्मेंस फॉर्मेटिव एंड समेटिव का जो असेसमेंट होती थी वो हमें मिलती थी। ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसी होती है, आपकी भी असेसमेंट करनी पड़ती है हमें, और आपका फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट आ जाता है, बिकॉज आपको हर इंडिविजुअल की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री सेट करनी पड़ती है। उसके बाद आप इतने लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, अब फॉर एन एग्जांपल अगर आप मल्टीनेशनल की बात करें, आपकी कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है और आप दूसरे देशों में भी आपका एक्सपेंशन है, तो वहाँ के कल्चर और आपके कल्चर को यूनाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लाइमेट होता है, वो क्लाइमेट जो होता है वो एचआर ही डिसाइड करता है कि हमें कैसा एनवायरनमेंट रखना है, बेस्ड ऑन द लीडरशिप जो वो चाहती है। और उसको कैसे हम आगे लेके जाते हैं, वो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो सोच है वही धीरे धीरे डिसमिनेट हो लोगों में। सो एवरीवन इज यूजिंग द सेम वैल्यू सिस्टम, और ये कौन लेकर आता है? ये एचआर का ही काम है। सो हर एक लोग उस कल्चर को ब्रीथ करते हैं, और वही कल्चर आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं, तो जैसे ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसेंगे आप कहेंगे वाओ! आप उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप जैसे ही उसमें घुसते हैं, एक वो क्लाइमेट इतना अच्छा आपको नज़र आएगा, आप कहोगे मज़ा आ गया। तो आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ देखोगे। मेरे को अभी भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। 1998 में अ, मेरी एमबीए खत्म ही हुई थी, और मैं सैमसंग का एक सर्विस सेंटर था लाजपत नगर पे, मैं वहाँ गई थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट कस्टमर सर्विस पे जो लेडी हैंडल कर रही थी, उनका जो ऑरा था और उनका द वे ही शी वाज हैंडलिंग द कस्टमर्स, इतना पसंदीदा था, इतना सुनहरा था कि मैं मस्त मगन में हो गई कि कितने अच्छे से ये लेडी हैंडल कर रही है। तो उस दिन लगा कि यार प्रोडक्ट मुझे ना सैमसंग का ही लेना चाहिए। सो एक इमेजिन, एक कस्टमर फेसिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, जो कि हम कभी सोचते नहीं है। सो लोगों को आई मीन जब मैं बैंक में थी अपने आईसीआईसीआई में, आई मीन हम लोग ये कहते थे कि यू आर द फेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्चुअली यू आर द फेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज गुड, इट विल रिप्रेजेंट ऑन माई फेस, इट विल कम ऑन माई फेस, एंड तभी आप देखेंगे कि एक डिफरेंट पैशन, डिफरेंट एनर्जी नजर आती है। सो ये एचआर का रोल रोल जो आप कह रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसको धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कल्चर बढ़ते हैं, उसमें टाइम लगता है। एक छोटा सा घर है, ये एक मैं बहुत सिंपल एनालॉजी दूंगी। अब आप अपने दादा दादी के बारे में आप सोचिए, उन उस टाइम पे बच्चे ज्यादा होते थे, है ना? तो वो कैसे धीरे धीरे करके अपने बच्चों को बड़ा करते थे, और सब एक ही यूनिटी फॉर्म में ना, हम कहते थे यार ये खानदान बहुत अच्छा है। हम ये क्यों कहते थे ऐसा? हम लड़की को जब देते थे, हम कहते थे खानदान बहुत अच्छा है। उसका खानदान हम कहाँ जाके चेक करते थे? उसका खानदान हम उसके किचन में जाके चेक करते थे। उसका खानदान हम बाथरूम में जाके चेक करते थे। हम उसका खानदान देखते कि वो बातचीत और आपको कैसे सत्कार कर रहा है। और वही चीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन में भी है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं। इट्स जस्ट दैट दैट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड दैट्स अ पर्सनल वर्क। सो एचआर इज़ जस्ट लाइक अ मदर फादर। आपने बहुत सारे पहलुओं के ऊपर थोड़ी-थोड़ी रोशनी डाली है हुँ। और हमारी कोशिश भी यही है कि बहुत ही आसान भाषा में हुँ। जो आज के फ्रेशर्स हैं, जो इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे हैं, वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझें। हुँ। आजकल सोशल मीडिया पे एचआर को लेकर के मीम्स चलता है कि एचआर हैं तो रंगोली बनाने का काम करने लग जाते हैं। बट जो आपने कहा एक टॉप डाउन अप्रोच, पॉलिसी मेकिंग और हर इंडिविजुअल इवन एट रिसेप्शन देयर इज़ अ रोल ऑफ एचआर इनटू दैट। तो इन सबको वापस से थोड़ी डिटेलिंग में समझने की कोशिश करते हैं। श्योर। तो जब कोई फ्रेशर इंडस्ट्री में एचआर के फील्ड में आते हैं, तो जनरली रिक्रूटमेंट से करियर शुरू होता है और वहीं से एचआर की समझ बननी शुरू होती है। ना रिक्रूटमेंट अपने आप में एक पेचीदा सा चीज़ है, क्योंकि जिसने एमबीए एचआर किया और वो एचआर में रिक्रूटमेंट में आया, उसको रिक्रूट करना है
सीनियर साइंटिस्ट, उसको रिक्रूट करना है टेक्निकल डेवलपर, व्हिच इज़ कंप्लीटली अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं जर्नलिज्म से भी इसे जोड़ता हूँ कि जर्नलिस्ट हर फील्ड को के ऊपर स्टोरीज डेवलप करते हैं, इनसाइट्स डेवलप करते हैं, तो रिक्रूटमेंट भी ऐसा ही है कि उस फील्ड की सिलेक्शन प्रोसेस के इनसाइट्स को डेवलप करना। तो रिक्रूटमेंट प्लानिंग के लिए बेसिक फ्रेमवर्क क्या होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में? ओके। सो देखिए, रिक्रूटमेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी, वेरी वास्ट फील्ड। अब रिक्रूटमेंट जो होता है उसकी शुरुआत प्री से हो जाती है, प्री वर्क। हम लोग ये सोचते हैं कि प्री में क्या हो रहा होगा, बट सबसे ज़्यादा आप देखेंगे हम लोग के टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते थे इंडेंट। अब ये इंडेंट निकलता कहाँ से? फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ब्रांड हैंडल करने का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब वहाँ के जो लीडर्स होंगे ना, वो बताते हैं आपको कि भई मुझे इस जगह पर इतने लोगों की ज़रूरत है। और वो कैसे निकालते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छी से अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन टाइम एंड मोशन स्टडी करती है। अभी टाइम एंड मोशन स्टडी है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का पार्ट है। थोड़ा-सा टेक्निकल एलिमेंट मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन इससे ये हो जाता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक कस्टमर मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन में एंटर कर रहा है, तो उसको 1 घंटे में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं और उसको सर्व करने के लिए मुझे कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। सो इसके हिसाब से ना वो कौन से चीज़ खरीदने आ रहे हैं, उसको खरीदने वक़्त कितना समय लग रहा है। सो पूरा टाइम एंड मोशन स्टडी की पूरी प्लानिंग होती है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे हर कंपनी के टारगेट्स होते हैं एक्स, वाई, ज़ेड। अब एक्स टारगेट में मुझे लेट्स से 4 लोगों की ज़रूरत है। कल को मैंने अपने टारगेट बढ़ा दिया, मुझे और अचीव करना है, तो मेरे शायद लोगों की और ज़्यादा ज़रूरत हो गई, तो 6 लोगों की। सो इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। सो प्री वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रिक्रूटमेंट से पहले आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई में कहते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर फिर हम करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, कि भाई इस जॉब की एनालिसिस जो हमने करी है, इसमें क्या डिस्क्रिप्शन, दैट इज इसको क्या किया जाएगा, इसमें क्या क्या काम होंगे। काम मतलब क्यारेस क्या होंगे इसमें। सो एक एम्प्लॉय अगर आएगा जिसको हम हायर करेंगे, उसके क्या क्या काम होंगे, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उसके क्या क्या केपीआईज होंगे, दैट इज उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होंगे। बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो रिजल्ट वो देना चाहेगा, बेस्ड ऑन दैट हम उसकी स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज उसके लिए कौन सी उस पोजीशन के लिए क्या एजुकेशन चाहिए होगी, क्या फिजिकल एलिमेंट चाहिए होगा, सो फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल हर चीज आपकी इसके अंदर आ जाएगी। एजुकेशन क्या होगा। सो बेस्ड ऑन दीज टू थिंग हम आपका फिर क्या करते हैं, पोस्ट निकालते हैं। सो ये रिक्रूटमेंट का पूरा पार्ट है। अब जब क्या होता है, लोग काफ़ी अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। अब जब सिलेक्शन जो होता है, उसमें बहुत सारी अगेन चीज़ें आ जाती हैं। तो एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड कि भई मुझे ये चाहिए ही चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मुझे कहा कि मेरे को असेंबली लाइन वाले एम्प्लॉयी की ज़रूरत है, जो कि अच्छे से प्रोडक्शन को देख सकते हैं। अब प्रोडक्शन को देखने के लिए हो सकता है कि मेरे को चाहिए कि उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब टेक्निकल नॉलेज के अंदर मे बी शायद उनको क्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए। सो क्वालिटी के नॉलेज की क्या उनको आप उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, तो वो आप सारी चीज़ें देख लेते हो। अगर वो है, तो जैसी वो चेकलिस्ट हो जाती है, आगे बढ़ गया। फिर अब हम उसका सॉफ्ट स्किल्स देखते हैं, दैट इज़ द बिहेवियरल पार्ट। सो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखेंगे वैल्यूज़ होते हैं, और वो वैल्यूज़ उस इंडिविजुअल में क्या वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या वो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पूछते हैं। सो अब जो आप देखेंगे कई बार जो नए यंगस्टर्स बच्चे होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेशंस नहीं होते, और हम कहते भी नहीं है कि आपके पास हो। क्योंकि क्या होता है, हर कंपनी के एक अपना स्टैंडर्ड होता है, प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। हम कहते हैं कि आप कंपनी ज्वाइन करिए, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको उसमें अमल कराएंगे, और आप उसमें एक्सपर्टीज धीरे धीरे लेते जाते हो। क्योंकि देखिए, एक एक डिग्री के लिए जब आप करते हैं, आपको वहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में आते हो, तो आपको एक अलग ढंग से काम करने का तरीका सिखाया जाता है।
सो वो काम एचआर करती है। सो रिक्रूटमेंट ओवरऑल देखा जाए इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग। प्री में क्या चाहिए जिसके अंदर जॉब एनालिसिस पूरी होती है, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग फिर जॉब डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर स्पेसिफाई करते हैं, एंड उसके बाद जब रिक्रूटमेंट हो जाती है उसमें हम ये भी देखते हैं कि मिसफिट कितने हुए। बहुत सारे पहलुओं को आपने देखा। मैं उसको दोबारा से थोड़ा पैराफ्रेज करता हूँ प्लीज। एक उस नज़र से, जैसे आज की मैं कंपनीज में एचआर फ्रेशर्स को, मैं खास तौर से मेरा ध्यान फ्रेशर लेवल पे है कि वो कैसे देखते हैं। एक एचआर में कोई फ्रेशर की ज्वाइनिंग होती है, उसको कहा जाता है कि जेडी बना दो या कुछ कर दो। तो जनरली भी क्या होता है कि वो इंटरनेट पे जाते हैं और जा करके उन्होंने जेडी निकाल करके एक वैकेंसी निकाल देते हैं। एक जनरल, खास तौर से ये छोटी कंपनीज में इस तरह से काम होता है। आपकी बातों से मैं इसे एक लार्ज स्केल में को मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मुझे समझ में आया, अगर कुछ गलत होगा तो प्लीज जरूर जरूर। तो एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में जो ये जेडी की प्लानिंग है या रिक्रूटमेंट की प्लानिंग है, शायद वो बिजनेस यूनिट लीड के थ्रू होगा कि उन्हें ज़रूरत क्या है, क्या काम करने जा रहे हैं और किस पैरामीटर्स पे सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो ये एचआर नहीं, वो यूनिट हेड वुड बी पुटिंग अप द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिक्रूटमेंट, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक उसके बाद वो शायद फाइनेंशियल बजट अप्रूवल वगैरह होकर के देन इट कम्स टू द एचआर की ये स्पेसिफिकेशंस है। तो एचआर का काम शुरू होता है जब उसको स्पेसिफिकेशन मिल जाता है कि ये इस पोस्ट पर इस तरीके से हमें रिक्रूट करना है, एंड देन दी सिलेक्शन वुड स्टार्ट। सो इसमें डेफिनेटली बिजनेस यूनिट हेड का बहुत बड़ा रोल है, एंड उससे ऊपर होते हैं जो आपकी जो मेन हेड्स है। देखिए क्या होता है कंपनी को चलाने के लिए, अब मैं एक कंपनी चलाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी इस एस्पेक्ट पे ग्रो करे, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं इस लेवल पे लेके जाऊँ। तो मेरी एक सोच है, क्या मेरी सोच वो स्टेक होल्डर्स के पास पहुंची है कि नहीं पहुंची है। फिर वो स्टेक होल्डर्स जो नीचे बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले जो लोग लेंगे, क्या वो उसको अलाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब इस इंटर रिलेशन को देखते हुए मेरे को लोगों को रिक्रूट करना होता है। तो आई थिंक ये भी है कि ये दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच एब्सोल्युटली। इन द एचआर। यस। ओके। तो अब थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। जब आपने करियर शुरू किया, तब का एचआर का फील्ड, उस वक्त तो ना इतनी टेक्नोलॉजी थे, ना इतनी ऑटोमेशंस थी, और आज बहुत कुछ बदल गया है, और आने वाले समय में ये और एडवांस एआई के साथ और एडवांस मोड पे जाएगा। अब तो क्या होता है कि इंटरव्यूज वगैरह भी एआई के थ्रू लेने लग गए हैं, और ये इंटरव्यू देने वाले भी एआई से ही प्रिपेयर कर करके वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार होके आते हैं। तो अगर उस जर्नी को आप मैप करना चाहें, पिछले 2-3 दशकों से आगे कम से कम 5-7 सालों में, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या देखती है रही हैं अभी? सो ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं तो कहूँगी रोलर कोस्टर हुई है। जब मैंने अप्लाई किया था, मेरी फर्स्ट कंपनी थी विस्टा लेवल, और तो ये लोग मार्केट लीडर्स इन वेनिशियन एंड वर्टिकल ब्लाइंड्स, टिपिकल विंडो ड्रेसिंग में थे, अभी भी हैं। उस टाइम पे रेज्यूमे हम लोग भेजते थे, तो कई बार तो पोस्ट भी किया हुआ है हमने, वो एक लेटर बना के एक कोरियर करना, स्पीड पोस्ट करना, वो वाला टाइम मैंने देखा हुआ है। और आज के ज़माने में अपलोड करते हो आप सीवी, ठीक है। और उस टाइम पे 4-5 लेवल्स होते थे जिसमें आप हर हर्डल्स को क्रॉस करते थे, और उसके बाद देखा ये गया था कि फाइनली आप जिनके साथ काम करने वाले हो वो आपका इंटरव्यू लेते थे। सो दैट मीन्स बिजनेस। आज के ज़माने में जो 40% ऑफ जो काम जो बेसिक एचआर जो करता था वो एआई ने रिप्लेस कर दिया। सो फॉर एन एग्जांपल जॉब स्पेसिफिकेशन, तो वो जैसे ही आप अपना सीवी भेजेंगे तो बॉट ही आपका आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपके पास ये है कि नहीं है। क्या आपके पास इस कॉलेज से ABC कैटेगरी कॉलेज से जो भी आपका आइडेंटिफाइड है वहाँ से आपका एजुकेशन है कि नहीं है। अगर वो है तो टिक मार्क। आपके पास एक्स सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, देन टिक मार्क। अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है कि नहीं है, टिक मार्क। सो ऐसे करके टिक मार्क्स बॉट आधा काम आपका खत्म कर देता है। अब जब फाइनली करते करते, अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट एक और आ गया है कि बॉट ही अब आपसे क्वेश्चन पूछने लग गया। सो दिस अ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस पहले से ही। अब जिस ढंग से आप आंसर देते हैं
ठीक है? वो बॉट उसको रिकॉर्ड भी कर लेता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कई बार उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपके सीनियर्स के पास, जो बिज़नेस हेड्स हैं, उनके पास चला जाता है। और उसमें वो कहेंगे कि अच्छा, आई फाउंड आउट ऑफ दीज़ 10 पीपल, दीज़ 5 पीपल आर वेरी इफेक्टिव, व्हिच कैन बी वेरी गुड फॉर मी, बट आई वुड लाइक टू मीट देम। देन आप ह्यूमन इंटरवेंशन लेकर आते हैं। सो जो काम पहले क्या होता था कि एक इंटरव्यू का जो, देखिए, हर एक प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो पहले 6 महीने का होता था, वो रिड्यूस होके लेट्स से 1 मंथ का हो गया है। तो आप कितनी कॉस्ट सेव कर दिए। सो मैं कहती हूँ कि एआई इज़ वेरी गुड इफ यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। मुझे यहाँ भी 2 चीज़ें बहुत तरीके से मैं पकड़ पा रहा हूँ। हाँ जी। एक, जैसे आपने कहा कि पहले चिट्ठी भेज कर के स्पीड पोस्ट के थ्रू रिज़्यूम भेजते थे अप्लाई हुँ, करने के हुँ, लिए। मैं सोच के देखता हूँ कि वो कितना मुश्किल समय रहता होगा हाँ जी। नौकरी खोजने के हुँ, लिए। और आज इस सोशल मीडिया के एरा में हम देखते हैं कंप्लेंट्स कितने अग्रेसिव हो गए हैं। हुँ। तो लाइफ जितनी आसान होती जा रही है, शायद शिकायतें उतनी बढ़ती जा रही है। खैर, आ, और जैसे एआई इतनी चीज़ों को ऑटोमेट करते जा रहा है, एक बहुत एक यूजुअल सा सवाल है जो हर जगह चलता रहता है कि क्या एआई से एचआर की भी इस फील्ड में नौकरियां जाने वाली हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे कि बल्कि 2030 तक इतने डिफरेंट टाइप्स के जॉब आने वाले हैं ना कि आपको सरप्राइज लगेगा। मतलब मैंने अपने ट्रेजेक्टरी में इन लास्ट 3 डेकेड्स 40% ऐसे रोल्स देखे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे हमारे टाइम पर। आई मीन, आप ब्लॉगर देख लो, आप एक स्पेशलिस्ट इन एवरी फील्ड आप देखेंगे। एनालिटिक्स नहीं होता था, एस्ट्री आइलैंड नहीं होता, मतलब देयर आर सो मेनी ग्रेट प्रोफेशन व्हिच हैज कम अप। मतलब मेरी आपको मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, माय डॉटर इज अ एक्सेसरी डिजाइनर, व्हिच मींस डिजाइनिंग अ पर्स एंड शूज। मेरे को अभी भी याद है कि मेरी सिस्टर, जब वो उसने एनआईएफटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, तो मेरे रिश्तेदारों ने ही बोला था, अच्छा ये कौन सा कोर्स किया है, टेलरिंग का कोर्स किया है। सो उनको वर्ड ही नहीं पता था कि फैशन डिजाइनिंग कोई कोर्स होता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी जब 1998 में फर्स्ट टाइम शी ट्रैवल्ड यूरोप। और मेरी रिश्तेदार में से एक स्टेटमेंट आया था, अच्छा टेलरिंग का कोर्स करके कोई बाहर देश भी हो आता है। ठीक है? तो मैंने वो टाइम देखा है और मैं आज के टाइम में, आप देखिए, अभी मैं फैशन की बात कर रही थी, अभी मैं एक्सेसरी डिज़ाइन की बात कर रही थी, एंड आई बिकॉज़ दे आर द रियल एग्ज़ाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी। कितना कुछ बदल गया है। हम बैठे-बैठे, मतलब कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि भई मुझे ऐसे लगना है, ओके, आईपैड में टक, टक, टक बनाया, डिज़ाइन किया, आपने दिखाया, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करिए, उसमें उसकी पिक्चर भी डाल दी। आपने अपने आप को देखा कि आप वॉक करके भी चल के देख रहे हैं कि कैसा लगेगा आप पे। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है, ये एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं लग रही, ये कलर मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, सब कुछ आपको करके दे रहा है वो। एक चीज़ तो बहुत क्लियर होकर निकल के आ रही है कि एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। जॉब्स जाएँगी नहीं, जॉब के ट्रांसफ़ॉर्मेशन होंगे, नए तरीके के जॉब्स आएँगे, दिमाग को खुले रखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ बहुत क्लियर हो रही है इन बातों से कि हम बात तो कर रहे हैं एचआर की, लेकिन आप एचआर से ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर की बात कर रही हैं, बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हैं, हुँ, चाहे वो टेलरिंग हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या हमने अलग-अलग वर्टिकल्स को। तो एचआर के फील्ड के जितने भी लोग हैं, हुँ, वो इसे इतना ये ना देखें कि बहुत ईज़ी है, ये ज़रूरी है समझना कि एचआर और बिज़नेस के कोरिलेशन को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। बिल और अगर इस कोरिलेशन को समझते हैं तो शायद ये चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाएँगी। एब्सोल्युटली। एक यहाँ पे एक एलिमेंट मैं आपको डालना चाहूँगी। देखिए, एचआर एक वर्ड है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन हैं। हमने सिर्फ अभी रिक्रूटमेंट की बात करी। आपने अभी सिलेक्शन की बात नहीं करी, अभी आपने एल&डी की बात नहीं करी, अभी आपने सक्सेशन प्लानिंग की बात नहीं करी, अभी आपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात नहीं करी, अभी आपने इसके अंदर टीकेएम की बात नहीं करी है। ये इतना वास्ट फील्ड है कि आप हर सब्जेक्ट के अंदर आप एक्सपर्टीज़ बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी जो यंगस्टर्स हैं ना, आप एचआर में देखिए, स्पेशलाइजेशन की कोई कमी नहीं है।
आई एम एन अगर मैंने अपना एक फ़ील्ड लिया है, वो मैंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर लिया है। अब आप एल-एन-डी के अंदर ही आप देख लीजिए कितना कुछ है। एल-एन-डी के अंदर ट्रेनिंग्स आ गई, एल-एन-डी के अंदर ही कोचिंग आ गई, एल-एन-डी के अंदर ही डेवलपमेंट आ गया, एल-एन-डी के अंदर ही इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन आ गया, एल-एन-डी के अंदर ही इंडिविजुअल मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, एल-एन-डी के अंदर ही आपके फंक्शनल सपोर्ट एलिमेंट आ गए, जो आप लोगों को ट्रेन करना है। एल-एन-डी के अंदर ही स्किल डेवलपमेंट आ गया। आप देखिए कितना बड़ा वास्ट फील्ड है। हमें तो लगता था कि एचआर का एक एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में समझते थे, बट हाँ, आपने उसको कई फ्रेगमेंट्स में तोड़ा हाँ, और विद इन अ फ्रेगमेंट आप इतनी डिटेलिंग में चली गई। हाँ, थोड़ा सा इसको और विस्तार से बताएंगे कि हाँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आई थिंक एल&डी छोटे बिजनेसेस तो जल्दी प्लान करते ही नहीं हैं। हुँ, जब स्केल एक बड़ा हो जाता है तो वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट या लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोसेसेस होते हैं, सक्सेशन प्लानिंग तब होती है। हुँ, तो एक मिड साइज विच इज अराउंड 500 to 1000 पीपल कंपनी, और से अ लार्ज 10,000 प्लस पीपल कंपनी, इसमें एक बेसिक एल&डी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी पर आ जाते हैं। देखिए एल-एन-डी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आप जैसे ही किसी कंपनी में जॉइन करते हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम करते हैं, हाँ। तो आपने एम्प्लॉयी को इंडक्शन, ओरिएंटेशन देनी होती है, तो पहला फेज़ तो यही आ गया, ठीक है? फिर आप एक इंडिविजुअल जब धीरे-धीरे ग्रो करने लगता है, सो उसको प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, सो ये फंक्शनल ट्रेनिंग की बात होगी, ठीक है? उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप फंक्शनल नॉलेज अगर आपको आ गई, उसके बाद आपको बिहेवियरल नॉलेज, दैट इज़ लोगों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आप लीडरशिप पोज़ीशन में जा रहे हैं, तो एक वो वाला आ गया। अब इसको मैनेज करने के लिए आप देखेंगे काफ़ी रोल्स एंड डेज़िग्नेशन आइडेंटिफाइड हो रखी हैं। अब ये रोल एंड डेज़िग्नेशन बड़ी सिंपल है, आपका ऑफ़िसर लेवल से, एग्ज़ीक्यूटिव लेवल से, मैनेजर लेवल से, सीनियर मैनेजर, एल-एन-डी हेड, आप ऐसे करके ट्रांसफ़ॉर्म होते चले जाते हैं। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन में आप इतने इवॉल्व होते जा रहे हो कि पहले जो क्या होता था, पहले सिर्फ एक सिंपल इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन होती थी, और वो मैंने वो टाइम भी देखा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में 6-6 महीने 1-1 साल का इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन होता था, एंड फिर मैंने 6 महीने का भी देखा और मैंने 1 हफ्ते का भी देखा हुआ है और मैंने 2 दिन का भी देखा हुआ है। पर मैंने एक स्टडी करी जब मैं यू नो व्हेन आई वाज सर्विंग आईसीआईसीआई, जैसे मैं स्टार्ट किया तो मैं अपनी लेवल पे स्टडी करी थी, मैंने देखा एक इंडिविजुअल जब कोई कंपनी ज्वाइन करता है, इन एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपको 1 साल 8 महीने लगते हैं, दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम, लेट मी टेल यू दैट। इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम। आप एक बात बताइए, इवन जब कभी अब जब लोग शादी करते हैं तो शादी में भी आपको साल 1.5 साल तो वैसे ही लग जाता है समझने में, जब आप हम बात कर रहे हैं आपकी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो उतना समय तो लगता ही लगता है, ह्यूमन है। तो आपको पूरा सिस्टम समझने में वक्त लगता है। तभी आप देखेंगे, आप प्लीज गो बैक 3 डेकेड्स बैक, 4 डेकेड्स बैक, 5 डेकेड्स बैक, इतना टाइम लोग लगाते थे, इन्वेस्ट करते थे इन लर्निंग, एंड देन वो बढ़ते थे आगे। आप बहुत अच्छा, मेरे को अभी भी याद है, बिकॉज़ बॉश मेरा क्लाइंट था, हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट का बात कर रहे थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर जो वहाँ के हेड थे मिस्टर चेतन राव, एंड उन्होंने एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई करी कि अनुभव, हमारे जो लोग हैं काफ़ी वॉलंटरीली रिटायर होके प्लस उनका सुपरएन्युएशन पे आ रहे हैं, हमें लोग चाहिए, अब हमें डेवलप करना है लोगों को, ठीक है? तो कैसे उन्होंने जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनको कैसे डेवलप किया, वो पूरा हमने प्लान बनाया था, और उस टाइम पे लिटरली आप देखेंगे कि बॉश में आपको अगर लीडर लेवल पे आना है, दैट इज जनरल मैनेजर बनना है, या मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर, बट एक लीडरशिप रोल पे आने के लिए बहुत क्लियर था, आपको 3 प्लांट्स में सर्व करना है, आपको जर्मन आनी चाहिए, आप वहाँ पे विज़िट भी करने चाहिए, और आपने एक एलिमेंट और था, मतलब जब तक ये 3 चीज़ें क्वालीफाई करते हो तभी आप उस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको कंसिडर किया जाएगा। आपने अभी बात की इंडक्शन प्लानिंग, लीडरशिप प्लानिंग, और आपने बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा
टच किया। टच करने की कोशिश की। और लीडरशिप प्लानिंग के साथ ही इंडस्ट्री में एक टर्म है सक्सेशन प्लानिंग को लेकर के भी। मैं आपकी बातों को अपनी समझ के हिसाब से दोबारा डिकोड करने की कोशिश प्लीज़, करता श्योर। हूँ। आपने कहा कि एक समय था जब साल भर इंडक्शन प्लानिंग में लगा, फिर 6 महीने, और वो हफ्ते 2 हफ्ते पे चला आया। अब अगर इसको मैं बैंकिंग के नज़र से देखूँ, तो बैंकिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जनरली एक सेविंग बैंक इज़ अ बैंकिंग प्रोडक्ट है, एफडी वगैरह प्रोडक्ट है। आजकल म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। थर्ड पार्टी हुँ। प्रोडक्ट्स हैं। तो जब भी कोई किसी भी कंपनी में इस बैंकिंग सेक्टर में जॉइन करेगा, तो वो बैंक उन प्रोडक्ट्स को कैसे डील करती है या उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है? मुझे मेरे ख्याल से इसको समझने में ही कुछ हफ्ते तो कम से कम लग जाते होंगे, व्हिच बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडक्शन। सो आप सरप्राइज़िंग यहाँ पे अब एलिमेंट एक नया आपको बता दीजिए, हम क्योंकि एल&डी की बात करते हैं, कैसे शिफ्ट हुआ है, हुँ। आप समझिएगा। अब बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि आपने बैंकिंग का जोड़ा है, बैंकिंग के अंदर पहले प्रोविजनरी ऑफिसर्स आपको याद होंगे, हम लोग पीओ। पीओ अब है ना, तो अब क्या हो गया, बैंक्स ने उनके खुद के नॉलेज हब है जहाँ पे आप प्रोविजनरी ऑफिसर बन के तो 2 साल आप वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप लर्न करते हैं, आपको हर चीज़ लर्न कराई जाती है और आप स्ट्रेट अवे आप फिर 2 साल की पूरी मेहनत करने के बाद आप सीधा बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं। तो आपको एक एक चीज़ सिखाई जाती है, तो वो भी तब भी 2 साल लग रहे हैं। लेकिन आपका द फंक्शनैलिटी बदल चुकी है, सिखाने का तरीका बदल गया है। तो इस प्लानिंग में अब हाँ। मैं एचआर के फंक्शन को कोरिलेट करूं, हाँ जी। तो शायद ऐसा होता होगा कि एचआर की टीम में किसी न किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती होगी हुँ। कि ये इंडक्शन का से 6 महीने का टाइमलाइन है, तो एचआर से कोई ना कोई होगा जो उस देखेगा कि 6 महीने की जो डिफाइंड प्रोग्रेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एक एम्प्लॉय गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली। ये भी एक, और इसी को अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ूं, तो शॉप फ्लोर पे कैसे काम हो रहा है, बिल्कुल। कितनी मशीन टूल समझ में आनी हाँ जी। चाहिए, उसके हैंडलिंग मैकेनिज्म, उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस, हुँ। these are all becoming part of, तो एक normal business process only is not the part of induction. या Entire business understanding becomes the part of induction, which means कि ये इतना टाइम, एक 2-4 हफ्तों से लेकर के 6-8 महीने साल भर तक का एक टाइम अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये होता है, एंड दिस एब्सोल्युटली, कम्स अंडर द एचआर सेगमेंट। एब्सोल्युटली। दूसरी बात हमने देखी, लीडरशिप डेवलपमेंट हाँ। एंड सक्सेशन प्लानिंग। हुँ। अब मैं इसको दूसरे एंगल से करता हूँ। आज स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं और हर जगह बज़वर्ड रहता है, न्यूज़ में स्टार्टअप्स रहते हैं, और वहाँ पे मैं ये भी देखता हूँ कि सिंगल पर्सन फाउंडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सक्सेशन प्लानिंग क्या होगी। कई बार इन्वेस्टर्स ये पूछने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, आप अकेले कर रहे हो, कल को आप हट गए, तो हुँ। कंपनी चलेगी या नहीं हुँ। चलेगी। हुँ। तो अब मैं एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हट करके एक बिल्कुल ही स्टार्टअप बहुत लीन टीम में आ रहा हूँ कि वहाँ पे भी सक्सेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो कंपनी अपने आप में डूबने पे चली जाती है। हुँ। तो फ्रॉम दीज टू पर्सपेक्टिव, वन, जहाँ हम एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, या दूसरा एक जस्ट स्टार्ट होने वाला बिजनेस, तो डे वन से सक्सेशन प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, मेरे हिसाब क्या से आप अप्रोच होना चाहिए? नहीं, मैं कहूँगी आप डे 1 से सक्सेशन प्लानिंग मत ही करिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फर्स्ट 5 इयर्स एंटरप्रेन्योर्स इवॉल्व हो रहे होते हैं ओके। एंड आप उसमें काफ़ी हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं। आप इनफैक्ट खुद को भी कई बार आप समझ रहे होते हैं कि आप किस में बेस्ट निकल के और निखर कर आओगे। और एक जैसे आप बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं, ये मैं टिपिकल एंटरप्रेन्योर की बात कर रही हूँ। आई मीन अगर आपको फंडिंग आ गई है तब तो नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाएँगे। बट अगर आप देखेंगे कितनी ऑर्गेनाइज़ेशन है वो लोग सक्सेशन प्लानिंग पे ध्यान नहीं देती है। मेरा यहाँ पे ये मानना है कि अगर आपको फर्स्ट 5 इयर्स फर्स्ट तो यू एस्टैब्लिश बिकॉज़ एक किसी भी कंपनी को बनाने में एज़ एन एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, सिस्टम, पॉलिसीज़, प्रोसीजर बनते आप जैसे ही वो करने लगते हैं, आप देखेंगे आप एक कस्प ऑफ द कर्व पे आते हैं। और फिर आप वहाँ से जब ग्रो करते हैं, जब आपको लगता है कि येस अब एस्टैब्लिशमेंट होगी, देन जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, आप उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, आप वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ से 5 इयर्स के बाद आप सोचिए। ये मेरा मानना है।
देखो मैं खुद भी एक सिंगल फाउंडर रहा हूँ और ये हाँ। चैलेंज मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं हट जाऊँ हाँ। तो कितना बनेगा, कितना टिकेगा, और शायद बिजनेस सक्सेसफुल तब होगा जब वो मेरे बाद भी वो सस्टेन करे, सरवाइव करे और अपना वो पर्पस पूरा करता रहे। तो आज जो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी प्रोसेस है, मैं देखता हूँ कि क्या इसका एसओपी बना या नहीं बनाया, क्या ये एसओपी को टेक्निकली इम्प्लीमेंट टूल से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और फिर मैं उसमें टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं हट जाऊँ तो ये प्रोसेस अपने आप चलता रहेगा, नहीं रहेगा। खैर, सबकी अपनी अपनी अपने सोच है। बट यहाँ पूरे कॉन्वर्जेशन में मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे वापस आता हूँ कि जहाँ मैंने शुरू किया कि मुझे लगता है कि आज के फ्रेशर्स को लगता है कि यार एचआर बड़ा इजी फील्ड है। शायद इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनको लगेगा कि अरे बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। हो सकता है, बट कई लोग बहुत एवरेज, खासतौर से एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस फील्ड को ज़्यादा प्रेफर करने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया जाए। मुझे लगता है कि एचआर एक बड़े लेवल पे, सीनियर लेवल पे एक प्रेशर वाला जॉब भी है। हाउ डू यू हैंडल पीपल एंड देयर साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, उस पर भी आऊँगा। बट उसके पहले कि अगर लोगों को ये लगने लगे कि यार ये डिफिकल्ट है, तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो इजी वे आउट खोजने की कोशिश करता है। तो उसको अगेन में दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। एक कि एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एचआर जैसा ही ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस क्या हो सकता है, और अगर उसको एचआर में इससे इंटरेस्ट बढ़ता है तो कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त वो किन पहलुओं को ध्यान रखे। नाम और फेम अपनी जगह पर है, पर करिकुलम में एचआर की कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ाई जाती हैं, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट क्या है, क्या कोई तरीका हो सकता है उन बच्चों के लिए कि वो कॉलेज से को इंटरव्यू करके पूछे कि आप ये काम कैसे करते हो, कोई गाइडलाइंस उस यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर एपिसोड में नए टॉपिक के साथ एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, और बातचीत के केंद्र में होगा कि आपका एजुकेशन, आपका करियर कैसे बेहतर हो सकता है। हम इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट केस स्टडीज के थ्रू बताएंगे कि सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और उसको समझने से आपका ज़िंदगी, आपके करियर में क्या बदलाव आ सकते हैं। ये सारा एपिसोड आपके लिए है, मार्क्स अप आपके लिए है। आप कमेंट करके अपना सुझाव दें कि आपको एपिसोड कैसा लगा और हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम ये एवरेज बच्चे को डिफाइन कैसे करें? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही आता है। मैं बच्चे को 3 कैटेगरी में डालती हूँ: IQ, CQ एंड EQ। इंटेलिजेंस नॉट इक्वल टू सक्सेस।